वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक्स में से ही आपकी नीट के एग्जामिनेशन में प्रश्न बनने वाले हैं। लगता ऐसे है कि जैसे अपन बहुत कम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपकी साइकोलॉजी चेंज कर दी है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपने को रीड करना पड़ेगा। अरे नहीं, रीड करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा ओनली एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल। तो रीड कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल, 11th क्लास की बायोलॉजी रीड कर रहे हैं, लाइन टू लाइन रीड कर रहे हैं और वर्ड टू वर्ड रीड कर रहे हैं। प्रत्येक लाइन को समझ रहे हैं और प्रत्येक लाइन से प्रश्न बना रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा टॉपिक है? माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत सारी बातें हैं, 10 पेज आप माइटोकॉन्ड्रिया के भर सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी मुश्किल से 10-20 पेज आपको समझा दिए, भाई ये तो याद कर लो, बाकी के बाद में याद कर लेना, आपके ज्यादा ही दिमाग चलता है। पहले जो हमने एनसीईआरटी में लिख रखा है उनके तो प्रश्न उत्तर बता देना, बाद की दूसरी बात है आपका इंस्टीट्यूट क्या आपको देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है। देखिए लाइन, देखिए फर्स्ट लाइन क्या करिए, स्पेशली स्टैंड। कहने का मतलब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टैंड, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। स्पेशली स्टैंड का मतलब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको नॉर्मली आप देख नहीं सकते, ये इनविजिबल होता है। एक विशेष स्टैंड के द्वारा स्टैंड करने के बाद ही आपको दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं देता। तो ये ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जनरली माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो इनविजिबल होगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। क्लोरोप्लास्ट माइक्रोस्कोप में आप देख लेंगे, लेकिन इसके लिए विशेष रूप से आपको स्टैंड करना पड़ेगा इसको, तो स्पेसिफिकली स्टैंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी खास बात क्या है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए प्रत्येक लाइन अपन पहले याद कर लेते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। समझ में आ गई बात? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? इनकी संख्या, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी, वह किस बात पर डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। बात समझ में आ गई? फिर इनकी शेप जो है ना, जनरली कई वेरियस टाइप ऑफ शेप पाए जाते हैं, लेकिन जनरली जो शेप जो होती है ना, सोसेज शेप में ये पाया जाता है। किस शेप में? सोसेज शेप। याद रखना, शब्द इंपॉर्टेंट है। सोसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर डायमीटर इतना इजी नहीं है, याद रखना जरूरी है। रीड करने की कोई खास बात नहीं है, रीड तो कर लेंगे लेकिन याद रखना जरूरी है। डायमीटर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? 0.2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर। याद रखना जरूरी है, 0.2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर, 0.2 से 1.0, 0.2 से 1 है ना, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका होता है। और एवरेज जो बनता है 0.5 माइक्रोमीटर। द डायमीटर ऑफ एवरेज डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर 0.5 माइक्रोमीटर। ध्यान में रखना, लेंथ कितनी होती है? 1 से 4.1, लंबाई 1 से 4.1, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। शब्द याद कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एनसीईआरटी की बातें याद कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ रहे हैं भैया। क्यों? जिसको ज्यादा पढ़ना वो पढ़िए, लेकिन 90 के 90% यहां से बन रहे हैं। कोई सा भी प्रश्न आ जाएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशली स्टैंड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कई टाइप से इनको ले सकते हैं, ये प्रश्न बनने की लाइन में होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। पूछ ले भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है कि वह सेल जो है, शरीर की वह सेल जो होती है कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डायमीटर हो गया एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर और जनरली 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। लेंथ होती है 1.0 से और 0.1 माइक्रोमीटर। ये बात आपको अगर ध्यान में आ गई तो सेकंड पेज पे अपन देखते हैं। सेकंड पेज क्या होता है?
आपको सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल लेयर होता है, दो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। खास बात है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो प्रकार की मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से यह क्या होता है, घिरा रहता है, आवरण उसके ऊपर पाया जाता है। बोथ मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, ये खास बात भी ध्यान में रखना, दोनों मेम्ब्रेन जो होते हैं उनके ऊपर स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन पर पाया जाएगा वो इनर मेम्ब्रेन पर नहीं पाया जाएगा, मतलब अपने अपने के स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं जो स्पेशल कार्य करते हैं, स्पेशल जिनका स्पेशल फंक्शन होता है, ये आपको पता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, अगर आप एंजाइम्स याद करने बैठेंगे ना तो एक पूरी टेबल आपको आउटर मेम्ब्रेन पे, आउटर स्पेस पे, इनर मेम्ब्रेन पे, इनर स्पेस में, ठीक है ना, मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे एंजाइम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बड़ी क्लासेज में है, एनसीईआरटी की बुक्स आपको ये नहीं कहती कि आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि बोथ मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए लुमेन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसके दो लुमेन्स पाए जाते हैं, टू इक्वस कंपार्टमेंट इसमें पाए जाते हैं। लुमेन जो होती है उसमें टू इक्वस कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट जो होता है, आउटर कंपार्टमेंट तो कौन सा होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपको जान दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया भैया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनके बीच में जो स्पेस है ये स्पेस तो आउटर कंपार्टमेंट कहलाएगा, और इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस बनाती है जिसमें ये डिजिट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये क्या हो गया, इनर कंपार्टमेंट हो गया। तो दो कंपार्टमेंट होता है, एक आउटर और दूसरा इनर कंपार्टमेंट। एनसीईआरटी में जो बातें हैं वही हम पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाते हैं, नीट नेट स्लेट वाले एग्जाम को अगर अपन पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तब बहुत सारा स्टडी मटेरियल उनको बताना पड़ता है। लेकिन आप ध्यान में रखें एनसीईआरटी ही नीट के लिए, ठीक है ना। अलग से पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तब बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखिए आउटर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट में जो पदार्थ भरा होता है मैट्रिक्स कहलाता है, ये बात समझिए। बात तो मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट नहीं है, मैट्रिक्स क्या है, इनर कंपार्टमेंट जो है उसमें फिल्ड, इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंसेस। ध्यान में रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, ये क्वेश्चन यहां से बना रहा है, आपको कह रहा है कि फोकस करो किसके ऊपर, इसके ऊपर फोकस कीजिए। मैट्रिक्स क्या है आप ध्यान में रखेंगे, आपको पता है कि आपको ये तो पता है कि इनर कंपार्टमेंट जो है उसमें जो एक्वस कंपोनेंट या एक्वस सब्सटेंस जो भरे होते हैं वो मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें इनर कंपार्टमेंट में तो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं, होमोजेनस, ये ध्यान में रखना। हेट्रोजीनस अगर आ गया तो गलत हो गया, समझ गए। मैट्रिक्स इज होमोजेनस सब्सटेंसेस, डेंस होमोजेनस सब्सटेंसेस, इनमें क्या होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इसमें मैट्रिक्स में कौन कह रहा है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टी, आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिजिटलाइज स्ट्रक्चर बनाता है, उंगली सदस्य स्ट्रक्चर अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, उस इनफोल्डिंग को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो F1 पार्टिकल्स भी आपके एग्जाम में ये नोटबुक में नहीं है एनसीईआरटी की, मैं अपन एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन नहीं बताना चाहिए। देखिए क्रिस्टी जो होती है क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी, ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है आपको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सब जानते हैं, 6th क्लास से सब लोग जानते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये भी देखिए वायवीय श्वसन की साइट है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी आपको बता रही है। इसलिए सिर्फ 90% आपकी बायोलॉजी में से 11th में से और 12th में से बनते हैं, इसलिए हर लाइन को ध्यान से रीड करना है, हर लाइन से प्रश्न नहीं बने। लेकिन
किसी भी लाइन से पर्सन बन सकता है, ये है एनसीईआरटी। हर लाइन से पर्सन नहीं बनेगा, लेकिन किसी भी लाइन से पर्सन बन सकता है, ये है एनसीईआरटी। किसी लाइन को छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। और प्रत्येक लाइन को अपने को देखना जरूरी है। तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, ये सेलुलर कोशिकीय ऊर्जा जो है ये प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ध्यान में रखेंगे। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सिंपल सी बात है एनसीईआरटी की, लगती सिंपल है लेकिन प्रश्न बड़ा टेढ़ा बनाती है। 90% आपको सही करने हैं, तो प्रत्येक शब्द ध्यान से देखेंगे। कार्ल, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या करती है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय, ये भी बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न बनकर के आ गया, आपको आता है तो ठीक है, पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो गलत भी हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिशन, FISSION, फिशन, ठीक है, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिशन, समझ गए बात को। नेक्स्ट, आल्सो पजेज, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ध्यान में रखना, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, गलत मत कर देना। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आरएनए में ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के समान। एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसके खुद के रिक्वायरमेंट्स के लिए जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो भी कंपोनेंट्स आवश्यक होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इतनी सी बात एनसीईआरटी में है। बहुत सारा ढेर पकड़ा देते हैं ना आपको कि भाई ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। बेचारा अकेला स्टूडेंट इतना सारा ढेर कैसे पढ़े? पहले पढ़ो एनसीईआरटी ताकि आपको सफलता जल्दी मिले। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे अपना नेक्स्ट स्टार्ट होता है प्लास्टिड। 133 नंबर के पेज नंबर अपन रीड कर रहे हैं, और प्लास्टिड इसमें दे रखा है। प्लास्टिड क्या है? आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड। देखिए प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है, यहां पर्सन है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्लास्टिड जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? ऑल प्लांट सेल्स, सब जानते हैं। प्लास्टिड प्लांट सेल्स में पाई जाती है, तो सब जानते हैं कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड पाया जाता है। यूग्लिनोइड जो होता है, यूग्लिनोइड्स में, यूग्लिना वगैरह में भी प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसलिए यूग्लिना जो है वह प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच क्या है बच्चा? कनेक्टिव लिंक्स है। यूग्लिना में भी पाया जाता है। यूग्लिना जो होता है उसमें मोशन भी पाया जाता है, गति भी पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है ना। इसलिए दोनों के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच की, वह क्या कौन है? यूग्लिना। तो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं उनमें भी क्या पाए जाते हैं बच्चा? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ये आसानी से दिखाई दे जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं है, उनको स्पेशल स्टैंड करना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपको दिख जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप जो अपन है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सबसे पहले अपने को ये प्लास्टिड आपको दिख जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आपको दिख जाएगा। देखिए, बेस्ड ऑन पिगमेंट्स प्लास्टिड आर क्लासिफाइड। कौन कौन से पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, इसके आधार पर हम प्लास्टिड्स को डिवाइड करते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है, तो यहां से प्रश्न बन रहा है, क्वेश्चन यहां से बन रहा है, ध्यान में रखेंगे। ये सबको नाम से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। क्लोरोप्लास्ट है, सब जानते हैं। क्रोमोप्लास्ट है, सब जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट है, सब जानते हैं। और भी बहुत सारे प्लास्ट आप उसमें देखेंगे, लेकिन आपकी बुक में 3 चीज देख रखी है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। इनके बारे में अपन जान लेते हैं ना। तो पहले क्या है? क्लोरोप्लास्ट। पहले क्या है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्या क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है, सब जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखें क्लोरोफिल के अलावा भी क्या पाया जाता है? कैरोटेनॉइड्स, कर्षण बनता है।
कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। और कैरोटीनॉइड्स कौन कौन से? केरोटीन में जेंथोफिल, केरोटीन में जेंथोफिल के अलावा भी पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से कैरोटीनॉइड्स? केरोटीन में जेंथोफिल, केरोटीन में जेंथोफिल, केरोटीन में जेंथोफिल, ये इसमें पाए जाते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ध्यान में रखना, प्रश्न बनता है क्लोरोफिल के साथ में कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं कैरोटीनॉइड्स? जेंथोफिल्स व केरोटीन, ध्यान में रखेंगे। चलो, और भी इसमें खूब सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और क्या कह रही है एनसीईआरटी? और ये कहती है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको बता रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट में से क्या प्रश्न बन सकते हैं। कलरलेस प्लास्टिक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट है बच्चा। स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स क्या फंक्शन करता है? देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहां पर स्टोर्ड होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर्ड होते हैं। बहुत बार यहां से प्रश्न बनता है, तो प्रश्न यहां से बनता है कौन कौन सा कलरलेस प्लास्टिक कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट है। कहां, कौन से प्लास्ट में न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं? तो आप बताएंगे ल्यूकोप्लास्ट में। फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, देखिए इनके कई प्रकार हैं। एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट है। ऐसे एमाइलोप्लास्ट जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो वह ल्यूकोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसको अपन क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च जो है, स्टार्च का संग्रह करते हैं ना प्लांट्स, स्टार्च का संग्रहित करते हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। वह क्लोरोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इलियोप्लास्ट किसे कहेंगे? जो ऑयल इलियो, ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करने वाले प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे? इलियोप्लास्ट कहेंगे। और एल्यूरोप्लास्ट किसे कहेंगे? जो प्रोटीन्स को स्टोर करे। मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वसा, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करता है उसको अपन क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना। प्रोटीन्स को जो स्टोर करता है उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। और लिपिड्स को जो स्टोर करता है उसको इलियोप्लास्ट कहते हैं। इलियोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इलियोप्लास्ट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ल्यूकोप्लास्ट का 3 टाइप, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, इलियोप्लास्ट लिपिड्स और एमाइलोप्लास्ट क्या? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। ध्यान में रखने की बात है, ऐसे मत छोड़ देना एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में बातें कम हैं लेकिन जो हैं वो दमदार हैं, ठीक है ना। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में खास बातें बता रखी हैं आप लोगों के लिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन मीजोफिल ऑफ मीजोफिल सेल जो होती है ना, उसमें ये मेजॉरिटी के रूप में पाया जाता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। किसमें पाया जाता है? मीजोफिल। मीजोफिल किसमें पाया जाता है? लीव्स की जो मीजोफिल है, पर्ण मध्योतक उसको अपन कहते हैं। मध्योतक में क्लोरोप्लास्ट मेजर क्वांटिटी में पाया जाता है। अपन ये कहेंगे कि मेजॉरिटी में पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। किस रूप में पाया जाता है? किस शेप में? लेंस शेप होता है, ओवल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, डिस्कोइडल होता है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये होता है। लेंथ क्या होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ कितनी होती है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये ध्यान में रखना कि एक प्रत्येक चीज एनसीईआरटी में जो है ना वो तो कम से कम अपने को एकदम याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा की कोई जरूरी नहीं है। 2 से 4 माइक्रोमीटर और 5 से 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर और 2 to 4 माइक्रोमीटर विड्थ होती है। इसकी लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर। ये ध्यान में रखना, लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई जो होती है, विड्थ जो होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। शेप देखो कई प्रकार का, लेंस शेप है, ओवल शेप है, स्फेरिकल है, डिस्कोइडल है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी के रूप में भी क्या पाया जाता है? भाई क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट और देखिए क्या खास बात है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
ध्यान में रखेंगे, ये खास बात है। 1 केवल एक क्लोरोप्लास्ट जो है वह पाया जाता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में कितने क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ प्रश्न बनता है, तो आप बताएंगे 1। और एल्गी जो होती है पर सेल में, जो एल्गी है, शैवाल जो होते हैं, इसमें क्लोरोफिल इनमें जो है उस जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें कितने पाए जाते हैं पर सेल, 20 से 40, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन एल्गी पर सेल। ठीक है ना। आल्सो डबल मेम्ब्रेन, ये भी इसमें भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये ध्यान में रखना, ये सेंटेंस के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, डबल मेम्ब्रेन वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, एल्गी वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये ध्यान में रखना, किसकी तुलना में, रिलेटिवली बता रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन की जो तुलना में इनर मेम्ब्रेन जो होती है इज रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। ठीक है ना, किसकी तुलना में, आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में। नेक्स्ट और देखेंगे स्टडी स्ट्रोमा, कुछ इसमें स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्या नाम है, स्ट्रोमा है, थाइलेकोइड्स है, ग्रेना है। अब स्ट्रोमा क्या होता है, इसको आपको कॉलम बना करके क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ये ध्यान में रखना। तो प्रत्येक की डेफिनेशन आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, आगे भी एक दो और बनेंगे। देखिए स्ट्रोमा क्या कहलाता है, द स्पेस, स्ट्रोमा किसे कहेंगे, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। समझ गए बात, कि द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो घिरा हुआ जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, स्ट्रोमा कहते हैं। फिर थाइलेकोइड क्या होता है, नेक्स्ट थाइलेकोइड, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेटेंट मेम्ब्रेनस सैक्स। देखिए प्लेटेंट मेम्ब्रेनस सैक्स आर कॉल्ड थाइलेकोइड्स। मतलब आपको थाइलेकोइड लर्न करना है तो थाइलेकोइड के साथ ये शब्द आप भूलना मत, प्लेटेंट मेम्ब्रेनस सैक्स। ठीक है ना, आर कॉल्ड द थाइलेकोइड्स। चपटे इस प्रकार के सिक्के के समान चपटे जो है ना, झिल्लीयुक्त संरचनाएं जो होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जैसे थाइलेकोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, थाइलेकोइड। ये चपटी संरचना है, ये थाइलेकोइड कहलाती है। प्लेटेंट है, मेम्ब्रेनस है, झिल्ली द्वारा बनी हुई है, प्लेटेंट है, चपटी है। ठीक है ना, तो यह सेक्स है, पुट्टिका के रूप में ये पाई जाती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, थाइलेकोइड्स कहते हैं। प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, कहां पर पाए जाते हैं, थाइलेकोइड्स कहां पर पाए जाते हैं भैया, स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ये ध्यान में रखेंगे आप। फिर ग्रेना क्या होता है, ग्रेना किसे कहते हैं, कि थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स द कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। मतलब ये अगर सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर अपन रखें तो इसका ढेर जो बन जाए इस प्रकार का, तो इस ढेर को हम क्या कहते हैं भैया, ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड, ऐसे कैसे वर्ड जो है वो आपके क्वेश्चंस में आएंगे, इसलिए इनको ध्यान से देखना जरूरी है। थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पिल्स द कोइन कॉल्ड ग्रेना, और सिंगुलर कहलाता है ग्रेनम। और इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स, इनको अपन क्या कहते हैं, इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स भी कहते हैं। किसको, ग्रेना को कहते हैं। ये ध्यान में रखना, ये भी प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न बनता है। अब देखिए नेक्स्ट, स्ट्रोमा लेमेली। ये भी आप लोगों से पूछ ले भाई स्ट्रोमा लेमेली क्या होता है। भाई आपने स्ट्रोमा तो पढ़ लिया कि जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसको जिस स्पेस को कवर करके रखती है उस स्पेस को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है, थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। थाइलेकोइड्स क्या होता है, प्लेटेंट मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं थाइलेकोइड्स। और जब ये थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर के रूप में है ना, के रूप में व्यवस्थित हो जाए तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और फिर आता है स्ट्रोमा लेमेली। खास बात है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबल्स है, फ्लैट है, मेम्ब्रेनस है, ट्यूबल्स है, लेकिन ये
चपटी नलिकाएं हैं, ये ध्यान में रखना, फ्लैटन है ना, चपटी नलिकाएं हैं। क्या? स्ट्रोमा लेमेली, लेमेली कहते हैं इनको भैया। फिर कनेक्टिंग द थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, जो थाइलेकोइड्स हैं, डिफरेंट ग्रेना की जो थाइलेकोइड्स हैं उनको आपस में क्या करती है भैया? कनेक्ट करती हैं। ये एनसीईआरटी बोल रही है, कनेक्ट करती है, ठीक है। ल्यूमेन क्या है? द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड्स एनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। फिर नेक्स्ट खास बात है कि मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन है ये है जिस स्पेस को एनक्लोज करती है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं बच्चा? ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। और देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्सो कंटेंट्स। क्या क्या खास बात है सब लोग जानते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है। क्या खास बात है कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है भैया। क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंड डीएस, डबल स्ट्रैंड डीएस सी डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड सी डीएनए किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए किस प्रकार का होता है? डीएस सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और खास बात क्या है? राइबोसोम पाए जाते हैं 70S, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S होते हैं। फिर क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, यह है बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वह किसमें कहां पर पाया जाता है? मेसोफिल जो पाया जाता है लिव्स की, उसमें कहां पर? थाइलेकोइड्स में पाया जाता है, ध्यान में रखना। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पर पाया जाता है? थाइलेकोइड्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? थाइलेकोइड्स में पाया जाता है। ये थी क्लोरोप्लास्ट व सेल ऑर्गेनेलीज एनसीईआरटी बेस्ट जानकारी, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक में जो बातें बता रखी है ना वो ही मैंने आपको बताई है, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं लेकिन उन सब पे भारी एनसीईआरटी, ठीक है। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।